गुड आफ्टरनून। उर्मिला देवी पीजी कॉलेज से मैं रजनीश पांडे, बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर जिसका नाम माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस है के अंतर्गत आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है रिज रेखाएं, अर्थात आज हम लोग रिज रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो रिज रेखाएं हैं ये आपका जो है समोत्पाद वक्र विश्लेषण आइसो प्रोडक्ट कर्व एनालिसिस के अंतर्गत ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, आइए इस पर चर्चा करते हैं हम। देखिए, जो रिज रेखाएं हैं, रिज रेखाएं इनको जो है हम परिधि रेखाएं भी बोलते हैं। परिधि रेखाएं रिज रेखाएं या इसी को हम परिधि रेखाएं बोलते हैं। इंग्लिश में हम रिज लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिज लाइन। ठीक है, तो रिज शब्द जो है ये इंग्लिश शब्द है। ठीक है, और इसको आप हिंदी में परिधि रेखाएं या आप केवल रिज रेखाएं भी बोल सकते हैं। और रिज रेखाएं क्या है इसके बारे में आपको बताऊं तो समोत्पाद वक्र पर, समोत्पाद वक्र का वह भाग, समोत्पाद वक्र का वह भाग जो उत्पादन के लिए क्या हो? अनुकूल हो। समोत्पाद वक्र का वह भाग यानी रिज रेखाएं क्या होती हैं? रिज रेखाएं समोत्पाद वक्र का ही क्या होता है? एक पार्ट होता है, एक भाग होता है, जहां पर उत्पादन क्या होता है? उत्पादन की एक अनुकूलतम स्थिति होती है, जहां पर उत्पादन जो है, जो उत्पादक होता है वो उत्पादन करता है। उत्पादन कहां तक किया जाएगा, उसकी सीमा रेखा क्या है, उसकी परिधि रेखा क्या है, ये कौन बताता है? ये बताता है रिज रेखाएं। ये जो है उत्पादन की तकनीकी सीमा को बताता है, उत्पादन की आर्थिक सीमा को बताता है। इसलिए यहां लिखा गया है ना टॉपिक में, उत्पादन की तकनीकी सीमाएं क्या है या उत्पादन की आर्थिक सीमाएं क्या है ना। टेक्निकल और इकोनॉमिकल आपका जो इकोनॉमिक जो आपका लिमिट्स होगा प्रोडक्शन का, उत्पादन का, वह किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? वह निर्धारित किया जाता है रिज रेखाओं के द्वारा। किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? यह निर्धारित किया जाता है रिज रेखाओं के द्वारा। तो रिज रेखाएं क्या होती हैं? रिज रेखाएं जो है, ये रिज रेखाएं समोत्पाद वक्र का वह भाग होती है जो उत्पादन के लिए क्या हो? उपयुक्त हो। जो उत्पादन के लिए क्या हो? उपयुक्त हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो समोत्पाद वक्र होता है उसका सारा पार्ट जितना बड़ा वो होता है, उसका जो पूरा भाग होता है, वो सारा भाग जो है ये उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं होता है। उसमें कुछ ही भाग क्या होता है जो उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है, और जो भाग उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को बोलते हैं रिज रेखाएं या परिधि रेखाएं। ठीक है, आइए इसको और अच्छे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो समोत्पाद वक्र होता है, समोत्पाद वक्र क्या होता है? ये बाएं से दाएं नीचे की तरफ क्या होता है? गिरता हुआ होता है। अर्थात इसका ढाल क्या होता है? ढाल ऋणात्मक होता है। ढाल इसका कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। या ये जो है मूल बिंदु के प्रति क्या होता है? मूल बिंदु
के प्रति उन्नतोदर होता है, उन्नतोदर होता है। आपने जो है समोत्पाद वक्र की विशेषताएं पिछले क्लास में पढ़ी है ना, तो आपने ये सारी बातें पढ़ी कि समोत्पाद वक्र का जो ढाल होता है वो ऋणात्मक होता है, समोत्पाद वक्र जो होता है वो मूल बिंदु के प्रति क्या होता है, उन्नतोदर होता है। तो जहां पर या समोत्पाद वक्र का जहां तक का भाग जो है ऋणात्मक होता है, जहां तक जो है मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है, उतना भाग ही क्या होता है, उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है, या फिर कह लीजिए वही उत्पादन की आर्थिक या तकनीकी सीमा होती है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो समोत्पाद वक्र होता है, एक सीमा के बाद क्या होता है कि इसका जो है जो मोड़ होता है ये पीछे की तरफ मुड़ने लगता है। एक लिमिट के बाद, एक सीमा के बाद समोत्पाद वक्र जो है वो पीछे की तरफ मुड़ने लगता है। पीछे की तरफ मुड़ने का मतलब ये है कि जो उसका ढाल होता है वो धनात्मक हो जाता है। क्या हो जाता है? धनात्मक हो जाता है। अर्थात वो जो है मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर नहीं, क्या हो जाता है, नतोदर हो जाता है। तो जब समोत्पाद वक्र जहां पर ढाल धनात्मक हो जाता है, मूल बिंदु के प्रति नतोदर हो जाता है, ऐसा इसलिए होता है, अर्थात समोत्पाद वक्र क्या होता है, वो पीछे की तरफ मुड़ने लगता है। एक सीमा तक तो क्या होता है, बाएं से दाएं नीचे की तरफ घटता हुआ होता है, लेकिन एक लिमिट के बाद क्या होता है, ये पीछे की तरफ मुड़ना शुरू कर देता है। क्या करता है, ये पीछे की तरफ मुड़ना शुरू कर देता है, इस तरीके से मुड़ना शुरू कर देता है। और जब मुड़ना शुरू कर देता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसका जो ढाल जो ऋणात्मक था अब क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जब उत्पादक क्या करता है, जब उत्पादक जो है किसी भी एक साधन, मान लीजिए दो साधन होते हैं, श्रम, पूंजी, किसी भी एक साधन पर व्यय करना अधिक कर देता है। मान लीजिए श्रम पर अधिक व्यय करना शुरू कर दिया, या पूंजी पर व्यय करना शुरू कर दिया अधिक, अथवा दोनों पर वह जो है अधिक व्यय करना शुरू कर दिया। तो जब उत्पादक किसी एक साधन पर अथवा दोनों साधनों पर व्यय अधिक करने लगता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि समोत्पाद वक्र का जो ढाल होता है वो धनात्मक हो जाता है। समोत्पाद वक्र जो है वो पीछे की तरफ मुड़ना शुरू कर देता है, और यह स्थिति जो है यह उत्पादन के लिए अनुकूल स्थिति नहीं है, यह उत्पादन के लिए उपयुक्त स्थिति नहीं होता है। उपयुक्त स्थिति कौन होता है? उपयुक्त स्थिति केवल उतना ही होता है जितना कि ढाल जो है समोत्पाद वक्र का ऋणात्मक होता है, जितना कि समोत्पाद वक्र जो है मूल बिंदु के प्रति जो है उन्नतोदर होता है। और इसको हम कैसे निर्धारित करेंगे, ये जो भाग है इसको कैसे हम निर्धारित करें? ये भाग निर्धारित किया जाता है ऋज रेखाओं के द्वारा। ऋज रेखाओं के द्वारा ही उपयुक्त उत्पादन की सीमा को निर्धारित किया जाता है। यानी ऋज रेखाएं ही बताती हैं कि समोत्पाद वक्र का कितना भाग उत्पादन के लिए उपयुक्त है। दो ऋज रेखाएं होती हैं और दोनों ऋज रेखाओं के बीच का जो भाग होता है वही उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है। उसके बाहर का जो भाग होता है, उसके ऊपर का जो भाग होता है, वह उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके ऊपर का जो भाग होता है वो क्या हो जाता है, उसका ढाल धनात्मक हो जाता है। इसको हम और भी अच्छे ढंग से, इसको हम रेखा चित्र के द्वारा और भी अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको रेखा चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से ऋज रेखाएं उत्पादन की एक अनुकूलतम स्थिति, एक उपयुक्त स्थिति, जिसको हम कह सकते हैं उत्पादन की टेक्निकल लिमिट या उत्पादन का जो इकोनॉमिक लिमिट्स है, निर्धारित करने का काम करती है। तो आइए रेखा चित्र के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए हम ऋज रेखाओं को रेखा चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि ऋज रेखाएं कैसी होती हैं, किस प्रकार की होती हैं, और ये किस तरह से जो है उत्पादन की तकनीकी या आर्थिक सीमाओं को निर्धारित करती हैं। ठीक है,
यहाँ पे आप रेखा चित्र बनाएंगे इस तरीके से। एक आपका लंबवत रेखा होगा, एक क्षैतिज रेखा होगा। यहाँ पर इसको x अक्ष मान लीजिए, इसको आप O मूल बिंदु हो गया, इसको आप y अक्ष मान लीजिए। यहाँ पर उत्पादन के दो साधन आपको लेने हैं, ठीक है, क्योंकि समोत्पाद वक्र हमको बनाने हैं। और समोत्पाद वक्र की यदि हम बात करें तो ये समोत्पाद मानचित्र का प्रयोग करना है हमको, ठीक है, क्योंकि समोत्पाद वक्रों की जो है सीमा को निर्धारित करता है ये, है ना, उसी का भाग होता है। समोत्पाद वक्रों को ही उसका जो उपयुक्त भाग होता है ना, वही निर्धारित करता है उत्पादन के लिए। तो इसमें जो है कई सारे जो है समोत्पाद वक्रों को बनाएंगे। जब एक ही चित्र में कई सारे समोत्पाद वक्र होते हैं तो क्या कहलाता है? समोत्पाद मानचित्र कहलाता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? समोत्पाद मानचित्र पहले बनाएंगे, ठीक है, फिर समोत्पाद मानचित्र के द्वारा ही हम क्या करेंगे? रिज रेखाओं का निर्धारण करेंगे, ठीक है। तो एक तरफ जो है हम यहाँ पे मान लीजिए श्रम ले रहे हैं, यहाँ पर आप ले लीजिए पूंजी। श्रम या पूंजी का मतलब श्रम की इकाइयां और पूंजी की इकाइयां, आप यूनिट्स का प्रयोग कर सकते हैं ना, यूनिट्स ऑफ लेबर एंड यूनिट्स ऑफ कैपिटल, ठीक है। श्रम की इकाइयां, पूंजी की इकाइयां, केवल श्रम और पूंजी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम समोत्पाद मानचित्र बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से कुछ बनाएंगे ऐसा। इस तरीके से ठीक है। समोत्पाद मानचित्र में जो समोत्पाद वक्र होते हैं उनका समांतर होना जरूरी नहीं है। जितना दूरी इसके बीच में उतना ही दूरी इसके बीच में, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि समोत्पाद वक्र की विशेषता आप लोग पढ़ चुके हैं। समोत्पाद वक्रों का आपस में समांतर होना आवश्यक नहीं है। समांतर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए समोत्पाद वक्र जो यहाँ पे हम बनाएंगे वो क्या होगा? वो जो है आपका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से एक लाइन इधर से खींचेंगे, एक लाइन इधर से खींचेंगे, इस तरीके से, ठीक है। दो लाइन इस तरीके से हम खींचेंगे और यहाँ पर आप इसका नामकरण कर सकते हैं। मान लीजिए ये आर हो गया, ये आपका यल हो गया। तो ओ आर और ओ यल ये दो रेखाएं हमने खींच दिया, है ना। अभी हम यहाँ पे खींच ले रहे हैं, फिर आपको समझाएंगे, ठीक है, कौन सी रेखाएं क्या हैं, कैसी हैं, ठीक है। पहले इसको हम बना लेते हैं, फिर इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे आप इसको, यहाँ पे जहाँ पे ये रेखा काट रही है ओ आर रेखा, जहाँ पे पहले इसका नामकरण कर लीजिए। इसका नामकरण जो समोत्पाद वक्र आपने बनाया है ना, इसका आप IP1, IP2, IP3, IP4, IP5। तो चूंकि 5 समोत्पाद वक्र हैं तो 5 तरह से इसे नाम लिखेंगे IP1, IP2 करके, ठीक है। और दूसरी बात, आप यहाँ पे IQ का प्रयोग भी कर सकते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया कि आइसो प्रोडक्ट कर्व को आइसो क्वांट कर्व भी कहते हैं, ठीक है। अभी जितने भी समोत्पाद वक्र होंगे, आपको पता है कि अलग अलग जो समोत्पाद वक्र होते हैं ये अलग अलग जो है उत्पादन स्तर को भी बताते हैं, उत्पादन की मात्रा को भी बताते हैं। इसलिए जितने भी उत्पादन ये आपके समोत्पाद वक्र हैं, सभी समोत्पाद वक्र अलग अलग जो है उत्पादन की मात्रा को बताएंगे। और आपने ये भी विशेषता पढ़ी है कि जो ऊंचे समोत्पाद वक्र होते हैं वो ऊंची जो है उत्पादन की अधिक मात्रा को बताते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो ऊंचे होंगे वो नीचे वाले से क्या करेंगे? उत्पादन की मात्रा को अधिक बताएंगे। तो यहाँ पर सपोज जो है उदाहरण के लिए जो है मान लीजिए कि यहाँ पर जो उत्पादन का स्तर है, पहले पे मान लीजिए 100 इकाई का उत्पादन हो रहा है, दूसरे पर 200 इकाई का उत्पादन हो रहा है, तीसरे पर 300 इकाई का उत्पादन हो रहा है, चौथे पर 400 इकाई का उत्पादन हो रहा है,
5वें पर 500 इकाई का उत्पादन हो रहा है। ये सपोज हमने माना है, ठीक ना। आप भी कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ 50 लिख लीजिए, यहाँ 100, यहाँ 150, यहाँ 200, यहाँ 250, ऐसे कर भी लिख सकते हैं, है ना। तो आप आंकड़े जो है बदल सकते हैं, ये कल्पित आंकड़े हैं जिसको हमने यहाँ पे लिखा। लेकिन जब भी आप लिखेंगे तो इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे, यानी यहाँ पर पीछे वाला कम होना चाहिए, ऊपर वाला, नीचे वाला कम, ऊपर वाला अधिक। इस सीक्वेंस में आपको लिखना है और कोई भी अंक आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो काट रहे हैं, देखिए ये OR रेखा जो है, ये इन रेखाओं को यानी इन वक्रों को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। जिन बिंदुओं पे काट रहे हैं इसका नामकरण आप कर दीजिए। जैसे आपका ये A हो गया, ये आपका A1 हो गया, ये आपका A2 हो गया, ये आपका A3 हो गया, ये आपका A4 हो गया। हमने A1, A2, A3, A4 करके लिख दिया, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी देखिए काट रहा है नीचे भी, कि आपका A2 हो जाएगा, सॉरी ऊपर आपने A नाम रखा है तो नीचे आप B नाम रख सकते हैं। ये आपका B हो जाएगा, यहाँ पर B1 हो जाएगा, यहाँ पर B2 हो जाएगा, यहाँ पर B3 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका B4 हो जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, अब इसको जो है हम समझाने का प्रयास करते हैं आपको, ठीक है। यहां पर ध्यान से आप देखिए, ये जो समोत्पाद वक्र आपको दिख रहा है, जितने भी दिख रहे हैं आपको सभी, ये जहां पर ये OR और OL रेखा है जो इनको क्या कर रही है, किसी न किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये रेखा ही क्या कहलाती है, ये रेखाएं ही जो है आपकी ये रिज रेखाएं कहलाती हैं। इसी को रिज रेखा या इसी को हम परिध रेखा कहते हैं, ठीक है। यानी OR और OL ये दोनों क्या हैं, ये दोनों रेखाएं परिध रेखाएं कहलाती हैं और यही जो है आर्थिक सीमाएं हैं, यही जो है उत्पादन की आर्थिक और तकनीकी सीमाएं हैं। यही रेखा जो है बताती है कि उत्पादन का उपयुक्त स्तर क्या है, उपयुक्त सीमा क्या है। तो इन सीमाओं के बीच में आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहां पर देखिए A बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, यहां पे देखिए B बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। ऐसी स्थिति में इन रेखाओं के जो बीच का भाग है, इन रेखाओं के जो बीच का भाग है, यहां देख रहे हैं, इन रेखाओं के जो बीच का भाग है, ये दोनों, ये भाग ही क्या होता है, इसका ढाल आप देखेंगे गिरता हुआ है, ये मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर है और यही जो है उत्पादन के लिए उपयुक्त जो है सीमा है। यही आपका जो है कह लीजिए कि उत्पादन की आर्थिक और तकनीकी सीमा है। इससे ऊपर आप चलेंगे, इसके आप ऊपर चलेंगे, देखिए ये वक्र क्या हो रहा है, अपनी पीछे की तरफ क्या हो रहा है, देखिए ये रेखा जो है ऊपर तरफ जा रहा है तो अपनी तरफ पीछे की तरफ क्या हो रहा है, मुड़ रहा है ना। ये पीछे की तरफ मुड़ना शुरू कर दिया। जब पीछे की तरफ मुड़ना शुरू कर दिया तो इसका ढाल क्या हो गया, धनात्मक हो गया। देख रहे हैं, ऐसे इधर भी देखिए, यहाँ B के बाद आप देखिए ये भी क्या कर रहा है, अपना पीछे की तरफ मुड़ना शुरू कर दिया। इसका भी ढाल क्या हो गया, अब ये घटने के बजाय क्या हो गया, बढ़ना शुरू कर दिया, है ना। ये क्या हो गया, ये जो है धनात्मक ढाल हो गया। तो ऐसी स्थिति में जब ये जो है इसका ढाल धनात्मक हो जाएगा तो ये जो है उत्पादन के लिए उपयुक्त अवस्था या उपयुक्त भाग नहीं है। इसीलिए उपयुक्त भाग ढूंढना जरूरी है और किसके द्वारा हम ढूंढते हैं, ये हम ढूंढते हैं रिज रेखाओं के द्वारा। आइए इसी में हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसी को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसी में हम समझने का प्रयास करते हैं। आप देखिए यहां पर आ जाइए आप, ये आपका मान लीजिए K बिंदु है, ठीक है। ये K बिंदु हो गया और यहां पर कुछ बिंदु आपके मान लीजिए S है, T है, कोई भी आप नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नामकरण में कुछ भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे S है, T है, और भी नाम आप रख सकते हैं, जैसे आपका N है, M है, ये N है, ये M है, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल लिया, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में आप देखिए, हम एक ही स्थिति को प्रूफ करेंगे, उसके बाद आपको सारी स्थितियां समझ में आने लगेंगी, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए कि K बिंदु पर
के बिंदु कहां पर स्थित है? के बिंदु IP1 पर स्थित है, अर्थात पहले वाला जो समोत्पाद वक्र है उस पर स्थित है। यहां पर आप देखिए जो N बिंदु है, N बिंदु कहां पर स्थित है? ये भी आपका IP1 पर ही स्थित है। तो K और N दोनों ही IP1 पर स्थित है। अब ऐसी स्थिति में आप देखिए कि किसी भी समोत्पाद वक्र पर जितने भी संयोग होते हैं, जितने भी संयोग बिंदु होते हैं, वे सभी समान उत्पादन को बताते हैं, दोनों के उत्पादन में कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, लेकिन उनका जो संयोग बिंदु जो होता है वो दो साधनों का अलग अलग होता है। जो साधनों का अनुपात होता है, जो मात्रा होती है, वो दोनों के लिए क्या होगा? अलग अलग होगा, लेकिन उत्पादन एक ही होगा, समान होगा। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए के बिंदु पर यदि उत्पादक जो है इसका चुनाव करता है, यदि उत्पादक के बिंदु का चुनाव करता है उत्पादन के लिए, तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि उसको जो है ओएम मात्रा जो है श्रम की जरूरत पड़ेगी। के बिंदु पर आप देख लीजिए, के बिंदु पर या संयोग के पर इस पर आप देखिए कि जो लेबर है, लेबर श्रम कितना प्रयोग करना पड़ रहा है? ओएम। ओएम लेबर की जरूरत पड़ रही है, प्लस कैपिटल का प्रयोग कितना करना पड़ रहा है? कितनी इकाई का प्रयोग करना पड़ रहा है? अब देखिए पूंजी कितनी इकाई का प्रयोग करना पड़ रहा है? OS। कितना? OS। तो यहां पर OS क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। इन दोनों का प्रयोग करके उत्पादन कितना किया जा रहा है? इन दोनों साधनों का प्रयोग करने पर उत्पादक को उत्पादन कितना प्राप्त हो रहा है? तो बताइए, आप दिमाग लगाइए कितना उत्पादन प्राप्त हो रहा है? OS पूंजी और OM जो है श्रम का प्रयोग करके उत्पादक को कितना उत्पादन प्राप्त हो रहा है? दिमाग लगा के बताइए। के बिंदु किस पर स्थित है? IP1 पर स्थित है। IP1 कितना उत्पादन बता रहा है? 100 इकाई। जब 100 इकाई बता रहा है, इसका मतलब है कि के बिंदु पर क्या होगा? उत्पादन कितना प्राप्त होगा? 100 इकाई के बराबर प्राप्त होगा। कितना उत्पादन हो रहा है? 100 इकाई। क्लियर? चलिए, ये संयोग के हो गया। इसी पर एक संयोग और है, N। N को देख लीजिए, संयोग N पर देख लीजिए क्या स्थिति है। संयोग N पर जो है लेबर कितना लग रहा है? OM ही लग रहा है, OM लेबर लग रहा है, प्लस पूंजी कितनी लग रही है? देखिए N संयोग पर पूंजी कितनी लग रही है? OM आपका श्रम लग रहा है, पूंजी लग रही है कितनी? OT कितनी लग रही है? OT। ये इतना कैपिटल आपका लग रहा है। प्रोडक्शन कितना हो रहा है? उत्पादन कितना हो रहा है? देखिए तो N ये जो है, जो संयोग बिंदु है, ये किस पर स्थित है? ये आपका पहले समोत्पाद वक्र पर ही स्थित है, यानी IP1 पर ही स्थित है। इसलिए यहां पर भी उत्पादन कितना होगा? 100 इकाई के बराबर ही होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि समोत्पाद वक्र के प्रत्येक संयोग पर समान उत्पादन होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यहां पर जो है 100 इकाई के बराबर जो है उत्पादन होगा। ठीक है, 100 इकाई के बराबर उत्पादन होगा। क्लियर? अब यहां पर आप देखिए, दोनों संयोगों को आप अच्छे से समझने का प्रयास करिए कि किस संयोग पर उत्पादक रहेगा तो अच्छा होगा और किस संयोग पर रहेगा तो अच्छा नहीं होगा। आर्थिक दृष्टि से या तकनीकी दृष्टि से कौन सा जो है संयोग अच्छा माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर इस संयोग में देखिए कितना श्रम का प्रयोग करना पड़ रहा है? OM। और इस संयोग में कितना करना पड़ रहा है? OM। दोनों पर OM श्रम का प्रयोग करना पड़ रहा है। बराबर श्रम बराबर है, एक साधन बराबर है, सही है। उत्पादन भी क्या है? बराबर है, सही है। लेकिन यहां पर आप देखिए कैपिटल देखिए कितना लग रहा है। पहले संयोग पर यानी के संयोग पर कितना कैपिटल लग रहा है? OS के बराबर लग रहा है। दूसरे संयोग पर कितना कैपिटल लग रहा है? आप देखिए OT के बराबर लग रहा है। देख रहे हैं OT क्या है? देखिए ये OT है, OS कहां पे है? ये है। तो कहां पर कैपिटल अधिक प्रयोग किया जा रहा है? यहां पर या यहां पर? तो आप देख रहे हैं कि कैपिटल का प्रयोग अधिक कहां पर किया जा रहा है?
OS पर, यहां पर देखिए कि संयोग पर अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ रही है, जबकि N संयोग पर कम पूंजी की आवश्यकता पड़ रही है। देखिए यहां पर चित्र में देखिए, OS अधिक पूंजी है जबकि OT क्या है, कम पूंजी है। यहां पर जो लागत है, जो दोनों साधनों का जो कीमत है यहां पर कम है, यहां पर कम पूंजी पर ही 100 इकाई उत्पादन हो रहा है। यहां इतना ही उत्पादन करने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। अब आप बताइए कि जो कुशल उत्पादक होगा, जो कुशल उत्पादक होगा, जो बुद्धिमान उत्पादक होगा, वो किस संयोग का जो है चुनाव करेगा? किस संयोग का चुनाव करेगा या N संयोग का चुनाव करेगा? तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि जो कुशल उत्पादक होगा वो किस संयोग का चुनाव न करके N संयोग का चुनाव करेगा, क्योंकि जब उत्पादन उतना ही प्राप्त करना है तो वह कम से कम जो है साधनों को लगाए, तब बुद्धिमानी है। लागत कम हो तब बुद्धिमानी है। अधिक लागत लगाकर अधिक उतना ही उत्पादन करना, ये कहां से बुद्धिमानी है? तो कहने का मतलब क्या है कि आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, इकोनॉमिक दृष्टि से देखा जाए, आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो कौन सी स्थिति, कौन सा संयोग अच्छा है? ये वाला संयोग अच्छा है। और आर्थिक दृष्टि ये क्या है? ये खराब है, क्योंकि ये हमको इससे जो है क्या होगा, लाभ कम प्राप्त होगा। यहाँ पर लाभ आपको कम प्राप्त होगा जबकि यहाँ पर लाभ आपको अधिक प्राप्त होगा। तो आर्थिक रूप से ये अच्छा है, ये क्या है, खराब है। तकनीकी रूप से भी आप कर सकते हैं, टेक्निकल रूप से भी आप कर सकते हैं, है ना। टेक्नोलॉजी आप देखिए, तकनीकी देखिए, यहाँ पर आपका जो संयोग है दोनों का ये न्यूनतम है। न्यूनतम संयोग से अधिक उत्पादन हो अच्छा है कि अधिकतम जो है दोनों का संयोग हो, अधिकतम अनुपात यानी अधिकतम साधन का प्रयोग करके जो है उत्पादन किया जाए, ये तकनीक अच्छा है। तो तकनीक अच्छा कौन सा है? ये अच्छा है। तो तकनीकी दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से कौन सा संयोग अच्छा है? N संयोग अच्छा है। ये आपको कब पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? आप जो है रिज रेखाओं के द्वारा आपको पता चलता है कि किस तरीके से जो है कौन से जगह, कौन से भाग पर समोत्पाद वक्र के किस भाग तक आपको जो है उत्पादन करना है और किसके बाद जो है आपके लिए क्या होगा, खतरा होगा, है ना। आर्थिक दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से आपके लिए क्या होगा, खतरा होगा। ये कौन बताएगा? ये रिज रेखाएं ही बताएंगी। ये रिज रेखा ही तो बता रही है, क्योंकि ये के बिंदु क्या है, इस रिज रेखा के बाहर है। के बिंदु रिज रेखा के बाहर है, इसलिए देखिए ये जो है उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है। जबकि आप यन देखिए, यन जो है रिज रेखाओं के, दोनों रिज रेखाओं के क्या है, अंदर है, इसलिए ये क्या है, ये उत्पादन के लिए उपयुक्त है। तो जो रिज रेखाओं के बीच में होगा, जो भाग रिज रेखाओं के बीच में होगा, वही भाग जो है उत्पादन के लिए उपयुक्त होगा। इस तरीके से जैसे हमने यहां पर एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाया, यही कंडीशन हर जगह होगा। हर जितने भी आपके समोत्पाद वक्र हैं, दूसरा हो चाहे तीसरा हो चाहे चौथा हो चाहे पांचवा हो, हर स्थिति के लिए वही कंडीशन सामने आएगा। ठीक है। जैसे मैंने पूंजी के लिए एग्जाम्पल लिया, ऐसे आप श्रम के लिए भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे अधिक पूंजी लग रहा है, ऐसे आप नीचे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर श्रम अधिक लगेगा, है ना। यहाँ पर हम जल्दी से आपको छोटा सा बता दें, एक हम चित्र केवल बनाएंगे इस तरीके से, है ना। यहां पर आप देखिए, यहां पर यदि हम देखें तो एक संयोग बिंदु ये होगा और इसका जो है IP1 का एक बिंदु ये होगा। ठीक है। पूंजी आप देखिए, इस संयोग पर भी जो है पूंजी इतनी ही लग रही है, इस संयोग पर भी पूंजी इतनी ही लग रही है। लेकिन श्रम देखिए, श्रम यहाँ पर जो है इतना ही लग रहा है, जबकि इस संयोग पर श्रम क्या हो रहा है, अधिक लग रहा है। जबकि उत्पादन देखा जाए तो दोनों संयोग जो है एक ही समोत्पाद वक्र पे है, इसलिए उत्पादन समान होगा। तो दोनों संयोगों पर उत्पादन समान है, जबकि इस संयोग पर जो है श्रम अधिक लग रहा है, यहाँ पे श्रम कम लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पे श्रम कम लग रहा है वही क्या होगा, वही उत्पादन का उपयुक्त स्तर होगा, वही तकनीकी दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से क्या होगा, यही जो है उत्पादन के लिए उपयुक्त होगा। तो इस जो है संयोग को हम चयन करेंगे, इस संयोग का चयन हम नहीं करेंगे। ये हमको कैसे पता चला? क्योंकि ये जो संयोग है ये आपका रिज रेखा के बाहर है और ये संयोग आपका रिज रेखा के अंदर है।
तो जो संयोग रिज रेखा के अंदर है वह उत्पादन के लिए उपयुक्त है, जो संयोग रिज रेखा के अंदर नहीं है, बाहर है, वह जो है उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों यहाँ पे दिक्कत हो रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप देखिए कि ए बिंदु जो होगा ये आपका A1, A2, A3, A4 जो होगा ये जो है आपका पूंजी का दूसरा साधन जो पूंजी है इसकी जो है अधिकतम सीमा को बताता है। कह लीजिए कि इसकी अधिकतम सीमांत उत्पादकता को बताता है, ये अधिकतम लिमिट होता है। यहाँ पर उसकी जो सीमांत उत्पादकता होती है, अधिकतम नहीं, यहाँ पर जो इसकी सीमांत उत्पादकता होती है वो शून्य होती है। ए बिंदु पर पूंजी की सीमांत उपयोगिता जो है वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। पूंजी की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाएगी इन बिंदुओं पर, और इसके आगे जब आप चलेंगे तो पूंजी की जो सीमांत उत्पादकता है वो निगेटिव हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। तो इधर जो है पूंजी की सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक होने के कारण ही ये स्थितियां उपयुक्त नहीं। तो ये पूंजी की अधिकतम सीमा को बताता है और ये श्रम की अधिकतम सीमा को बताता है। यहां पर जो है B1, B2, B3, B4 बिंदुओं पर श्रम की सीमांत उत्पादकता जो है शून्य होती है। यहाँ पर श्रम की सीमांत उत्पादकता इधर से बढ़ते बढ़ते है ना, यहाँ पर सॉरी इधर जो है आपका अधिकतम होगा, इधर श्रम घटते घटते जो है यहाँ पर जो है उत्पादकता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है। उत्पादकता का मतलब यह है कि जैसे आपने यहाँ पर मान लीजिए आपने श्रम का प्रयोग किया तो उत्पादन तो उतना ही दे रहा है लेकिन श्रम यहाँ कम लग रहा है। आप इधर आएंगे तो उत्पादन उतना ही देगा लेकिन श्रम आपको अधिक लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्षमता कहाँ पे है, श्रम की जो उत्पादकता सबसे अधिक कहाँ पे रहेगी, वो यहाँ पे रहेगी, क्योंकि यहाँ कम से कम श्रम पे उतना उत्पादन हो रहा है। तो अधिकतम श्रम का उत्पादकता यहाँ पे होगा और न्यूनतम कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। यानी यहाँ पर जो श्रम की उत्पादकता क्या होगी, शून्य होगी। इसके आगे बढ़ेंगे तो श्रम की सीमांत उत्पादकता क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। इसीलिए जो है इधर की स्थितियां जो है उपयुक्त नहीं होती। इस प्रकार जो है ये रिज रेखाएं, इन दोनों रिज रेखाओं के बीच का जो भाग होता है समोत्पाद वक्र का, यही जो है उत्पादन की तकनीकी या आर्थिक सीमाएं होती हैं जो उत्पादन के लिए उपयुक्त होती हैं। तो इस प्रकार जो है रिज रेखाएं क्या बताती हैं, ये उत्पादन की तकनीकी या आर्थिक सीमाओं को बताती हैं कि कहाँ तक जो है आपका उपयुक्त भाग है समोत्पाद वक्र का, जहाँ पर आपका उत्पादन करना उपयुक्त होगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।